सुंदरनगर गांव में आज कुदरत का मिजाज बिगड़ा हुआ था। दोपहर की गर्म धूप कहाँ गायब हो गई थी, किसी को पता नहीं चला। ठंड अचानक आई थी और इतनी ज्यादा थी कि गांव वालों की रूह तक कांप उठी थी। चंपा अपने आंगन में बैठी थी। पास की टूटी हुई खाट पर गांव का सबसे अल्हड़ आदमी मोहन लेटा हुआ था। हाय राम, ये कैसी ठंड है। लगता है कोई बड़ा बवंडर आने वाला है। मोहन, उठ जा, ये ठंड तो जान लेने वाली लग रही है। अरे चंपा, तू तो बस डरावनी बात ही कर सकती है। ये ठंड नहीं है, ये तो कुदरत का तोहफा है। मैं तो सोच रहा हूँ इसी बहाने 2-3 महीने तक नहाऊंगा ही नहीं और सभी को बताऊंगा कि मैंने गांव के लिए बलिदान दिया है। तुझे मजाक सूझ रहा है? मेरी गरम गरम मक्का की रोटी चूल्हे से निकलते ही ठंडी हो गई और चूल्हे की आग भी ठीक से नहीं जल रही और तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे तेरी रोटी ठंडी हो गई, कोई बात नहीं। एक काम कर, जब धीरू भाई यहाँ गुजरेगा ना तो तू अपनी रोटी उसको दिखा देना। रोटी को देखकर उसका खून इतना खौल उठेगा कि तेरी रोटी खुद ब खुद गर्म हो जाएगी। मोहन अभी ठहाके लगा ही रहा था कि सामने से भीरू भाई आए। उनके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी परेशानी में हो। धीरू भाई, कहाँ जा रहे हो? आप ही तो हो जो इस ठंडी का पूरा आनंद ले रहे हो। मोहन, तेरी जुबान बहुत चलती है। तुझे पता है यहाँ कितना नुकसान हो रहा है मेरा? अरे मेरी फसलें बर्बाद हो रही हैं और तू मजाक कर रहा है बेवकूफ। अरे धीरू भाई, नाराज क्यों होते हो? मैं तो सोच रहा था कि आपका दिल इतना गर्माहट वाला है, आपको तो ठंड लगनी ही नहीं चाहिए। लेकिन लगता है आपके पैसों की तरह आपका दिल भी कंजूस हो गया। मेरा मजाक उड़ा रहा है? मेरी बद्दुआ लगेगी तुझे, तू ठंड से मरेगा। मोहन अभी हंस ही रहा था कि पीछे से हरिया सीधा साधा किसान अपने खेत से भागा हुआ आया। उसकी हालत खराब थी और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। मोहन, तू यहाँ बैठा टाइम पास कर रहा है? गांव में आफत आ गई है। अरे हरिया, कैसी आफत? कोई भूत तो नहीं देख लिया तूने? मजाक मत कर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी अपनी गेहूं की बालियां देख कर आया हूँ। उसकी पत्तियां वो ऐसे लग रही हैं जैसे वो बर्फ से जम गई हों। और सुनो, खेत के बीचों बीच जमीन से हल्का हल्का नीले रंग का धुआं भी उठ रहा था। नीले रंग का धुआं? हाय राम, ये तो अशुभ है। मोहन अभी कुछ बोलता कि रामू कहीं से भागता हुआ आया। रामू का मुंह पीला पड़ चुका था। मोहन भाई, गजब हो गया। मैं अभी गांव के तालाब के पास से आ रहा हूँ। तालाब का आधा पानी बर्फ बन गया है और भैंस जो पानी में नहा रहती थी वो किनारे पर खड़ी है और डर के मारे अपनी पूंछ भी नहीं हिला रही। वो तो ऐसे खड़ी है जैसे मिट्टी की मूरत हो। तालाब जम गया और लच्छो भैंस डर गई। अरे बाप रे, ये तो कोई भूत प्रेत वाला मामला लगता है। हमें काका को बुलाना चाहिए, वही पुरानी बात जानते हैं। जैसे ही काका का नाम लिया वो खुद ही हुए वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। हाँ, मैं जानता हूँ ये क्या है। ये ठंड नहीं है, ये एक राक्षस है। काका, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैंने अभी पीपल के पेड़ को देखा। उसकी नीचे वाली डाल पूरी काली पड़ गई है और उसकी जड़ के पास नीली राख पड़ी है। और ये राख उस शैतान की है जिसे हमारे पुरखों ने गांव की गुफा में कैद किया था। शैतान? कौन शैतान? महाकाल, बर्फ और ठंड का दुष्ट जादूगर, वो वापस आ गया है। हमें सरदार प्रेम सिंह को ढूंढना होगा। वही जानते हैं उस शैतान को दोबारा कैसे उस गुफा में बंद करना है। तो महाकाल सच में गुफा से निकला है? हाँ, और अब वो सबको अपना गुलाम बना देगा। हम लोगों को जल्दी ही कुछ करना होगा। इधर गांव में भयंकर चीख पुकार मच गई थी। बच्चे घरों के अंदर दुबक गए थे। सब मिलकर सरदार प्रेम सिंह के घर जाते हैं। सरदार प्रेम सिंह के घर के बाहर भीड़ लग गई थी। प्रेम सिंह, ओ प्रेम सिंह, बाहर आओ, वक्त नहीं है। महाकाल वापस आ गया है।
तभी सरदार प्रेम सिंह अपनी तलवार के साथ बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मुझे पता है काका, हिम राक्षस लौट आया है और वो अपनी जादुई शक्ति के दम पर सब कुछ तबाह कर देना चाह रहा है। सरदार जी, हमें बताइए क्या करें? आखिर हम गांव वाले उस बुरी शक्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? इस बुरे समय के लिए हमारे बीच कहीं कोई जिम्मेदार है जो उस हिम राक्षस के दिए लालच में अंधा हो गया। जरूर उसने वो पोटली उस हिम राक्षस को दे दी होगी जो मेरे पुरखों की अमानत थी। अमानत? वो क्या थी? क्या कोई जंतर मंतर था? वो था हमारे गांव को हिम राक्षस से बचाने वाला आखिरी तावीज। मेरे दादाजी ने जब हिम राक्षस को गुफा में कैद किया था, तब उन्होंने उस तावीज की ताकत से हिम राक्षस की ठंडी रूह को कमजोर कर दिया था। वो तावीज बहुत ही शक्तिशाली था। तो किसी लालची ने वो तावीज हिम राक्षस को दे दिया? हे भगवान, अब क्या होगा? हाँ, उसे हिम राक्षस ने बड़ा राजा बनने का लालच दिया होगा। अब हिम राक्षस की ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई होगी। तो अब कोई रास्ता है प्रेम सिंह? क्या उस शैतान से हम लड़ सकते हैं? नहीं, उससे लड़ना बेकार है। तलवार से भी उसे मारा नहीं जा सकता। हमें गुफा के अंदर जाना होगा जहां हिम राक्षस की जान है। मेरे दादाजी ने बताया था हिम राक्षस की असली जान उस गुफा के बीचों बीच रखी है और वो एक काले पत्थर में कैद है। हमें उसे तोड़ना होगा। ये तो बहुत आसान काम है। रामू, हरिया, चलो हम लोग बड़ा हथौड़ा लेकर आते हैं। अभी 2 मिनट में उस काले पत्थर को चूर चूर कर देंगे। अरे रुक, ये इतना भी आसान नहीं है। हिम राक्षस ने गुफा तक पहुंचने के मेन रास्ते पर बर्फ की एक मोटी दीवार खड़ी कर दी है। वो दीवार लोहे और बारूद से नहीं टूटेगी। तो किससे टूटेगी? क्या उसे भगवान आकर तोड़ेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हो सरदार जी? वो दीवार किशन नाम के बांसुरी वाले के बांसुरी से टूटेगी, जो पास के जंगल में रहता है और सच्चे दिल से बांसुरी बजाता है। हाँ प्रेम सिंह, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी उसकी बांसुरी के कई किस्से सुने हैं। ऐसा लगता है कि उसके पास कोई जादुई बांसुरी हो। ठीक है, मैं जंगल में किशन को ढूंढने जाता हूँ। पर सुनो, जब तक मैं किशन को लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग हिम राक्षस को रोक कर रखना। तुम लोग किशन को लेकर आओ, मैं अकेले उस टीले पर जा रहा हूँ। मैं उसे बातों में उलझाऊंगा ताकि तुम लोगों को ज्यादा समय मिल जाए। नहीं प्रेम सिंह, आप अकेले वहाँ मत जाओ, वो आपको मार डालेगा। डर मत चंपा। सुंदर नगर को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। गांव के शोर शराबे को पीछे छोड़कर मोहन, रामू और हरिया तीनों जंगल की तरफ भागे। अब उनका मकसद था किशन चरवाहा को किसी तरह ढूंढना। जंगल में और ज्यादा ठंड थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ की चाबुक मार दी हो। मोहन भाई, ये हिम राक्षस इतना जालिम कैसे हो सकता है? पूरा सुंदर नगर उसके डर से घर के अंदर दुबक गया है। अरे वहां देखो, शायद कोई है वहां। जब वे लोग नजदीक गए तो उन लोगों ने देखा कि किशन एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गाय चरा रहा था। उसे गांव की आफत का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। अरे ओ किशन, ए बाबू, यहाँ अकेले क्या कर रहा है तू? तुझे कुछ पता भी है कि हमारे गांव पर कैसी आफत आ पहुंची है? अरे मोहन भाई, तुम सब हाफ क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? किशन भाई, हमारा सुंदर नगर खतरे में है। पूरे गांव पर मौत का साया मंडरा रहा है। मौत? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? अरे किशन, हिम राक्षस आ गया है। उस राक्षस से सरदार जी अकेले लड़ रहे हैं। किशन, तेरी बांसुरी से ही वो बर्फ की दीवार टूट सकती है। देखो भाई, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है, मेरी बांसुरी बेवजह के लफड़े में नहीं पड़ती, और झगड़े के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ। किशन, मेरे भाई, तुम ही हम लोगों की आखिरी उम्मीद हो। इस आफत से तुम ही बचा सकते हो। अगर तूने आज बांसुरी का सही इस्तेमाल नहीं किया ना, तो सुंदर नगर की सारी खुशी हमेशा के लिए जम जाएगी। तू कहता है ना, तेरी बांसुरी खुशी के लिए है, तो आज अपनी खुशी को बचाने के लिए चलो भाई। ठीक है मोहन भाई, मैंने हार मान ली, पर मैं एक शर्त पर चलूंगा। क्या शर्त है भाई? जल्दी बोल। हमें जल्दी से सरदार प्रेम सिंह की मदद के लिए पहुंचना है। मैं दीवार को तोड़ दूंगा, लेकिन आज के बाद इस गांव में कोई भी आदमी दोबारा कभी लालच नहीं करेगा।
और गांव के जिस आदमी ने लालच किया है उसको माफी मिलेगी, सजा नहीं। ये क्या बकवास है? एक गद्दार को माफी? ठीक है किशन, तेरी शर्त हमें मंजूर है। अब जल्दी कर, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। फिलहाल इस गांव को उस हिम राक्षस से बचा लो। तीनों जल्दी से गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे। जैसे ही वो लोग दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंचे, सरदार प्रेम सिंह जमीन पर थे। उनके हाथ से तलवार छूट चुकी थी। हिम राक्षस एक बर्फीली लाठी लेकर उन पर आखिरी वार करने वाला था। मोहन, आ गए, जल्दी उस काले पत्थर को तोड़ो। देर हो गई प्रेम सिंह, अब तू भी पत्थर बनेगा। किशन, तू जल्दी से अपनी बांसुरी से उस काले पत्थर को तोड़ डालो, वरना ये राक्षस हम सबको खत्म कर देगा। किशन ने जैसे ही अपनी बांसुरी उस काले पत्थर पर सटाई, वहां पहले से भी ज्यादा बर्फबारी होने लगी और बर्फीली दीवार टूटने की जगह और मजबूत हो गई। सब बहुत डर गए। ये क्या किया किशन? ये तो और ठंड बढ़ा दी। तेरी ये बांसुरी भी मेरी गुलामी करता है। हिम राक्षस अब उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा। किशन, तुम फिर से कोशिश करो। ये बांसुरी कभी किसी की गुलाम नहीं बन सकती सरदार जी, ये जरूर अपना चमत्कार दिखाएगी। सरदार प्रेम सिंह घायल होकर जमीन पर थे। हिम राक्षस जोर जोर से हंस रहा था और किशन बांसुरी से ठंड के तिलस्म को तोड़ने के लिए लगा हुआ था, लेकिन बर्फ की दीवार और कड़क होती जा रही थी। किशन, ये क्या कर रहा है भाई? तू तो पूरा गांव जमा देगा। भाई सब्र रख, दुष्ट का तिलस्म मजबूत है, लेकिन हारना उसे ही पड़ेगा। हिम राक्षस की हंसी तेज हो गई थी, लेकिन किशन की बांसुरी अचानक काम करने लगी। बर्फ की दीवार अब पिघलने लगी थी। वहां अब गर्मी का आभास होने लगा था। अरे ये गर्मी कहाँ से आ रही है? बर्फ का कहर धीरे धीरे कम होने लगा। बर्फ की दीवार टूट रही है, दीवार टूट रही है मोहन। किशन, तू तो एक नंबर का जादूगर निकला। मोहन, जल्दी से अंदर की तरफ जाओ, वहां एक काले रंग की पत्थर पड़ी होगी, उस पत्थर को तोड़ दो। उसके अंदर ही उस हिम राक्षस की जान बसी है। अगर वो पत्थर टूट जाएगा तो उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। जल्दी चलो भाई, हिम राक्षस को निपटाते हैं और सरदार प्रेम सिंह को जल्दी से गांव के वैद्य के पास लेकर चलते हैं। मोहन, हरिया और रामू तेजी से उस पत्थर की तरफ बढ़ते हैं और जब वो लोग उस पत्थर के नजदीक पहुंचे तो वापस फिर से बहुत ज्यादा ठंड हो गई और बर्फबारी शुरू हो गई। अंदर की हवा जमने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वे बर्फीले पानी के अंदर आ गए हों। बाप रे, इतनी ज्यादा ठंड! अरे इतनी ठंड तो मेरी नानी के घर में भी नहीं लगती थी। मोहन भाई, वो देखो, काले पत्थर की रोशनी। गुफा के बीचों बीच एक काला पत्थर रखा था। उससे नीले रंग की अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रामू, इसे जल्दी से तोड़ दे। आज तेरा खेल खत्म हिम राक्षस। तभी धीरू भाई, जो टीले पर आधा जम चुका था, उसकी कराहने की आवाज मोहन को सुनाई दी। उस काले पत्थर को तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ा तो हिम राक्षस और ताकतवर हो जाएगा। रुक जा रामू, हाथ मत लगाना, ये धोखा है। क्या हुआ भाई? ये तो हिम राक्षस की जान है। इसे तोड़ देंगे तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। नहीं, ये जान नहीं, ये उसकी ताकत है। अगर इसे तोड़ा तो ये ताकत हिम राक्षस के शरीर में चली जाएगी और वो सबसे बड़ा राक्षस बन जाएगा। तो फिर उसकी जान कहाँ है? भाई, मैंने अमीर बनने के लालच में सारे गांव को मुसीबत में डाल दिया और इस राक्षस ने आत्मा को जहर में मिलाकर मेरे शरीर में डाल दिया है। अगर किसी तरह मैं मर जाऊंगा तो क्या? धीरू भाई बताओ, क्या होगा? ये जहर दोगुनी शक्ति के साथ वापस इस राक्षस के शरीर में चला जाएगा और ये संसार का सबसे शक्तिशाली हिम राक्षस बन जाएगा और इस धरती को बर्फ बना देगा। धीरू भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। तो ये हिम राक्षस इतना चालाक है, उसने अपनी जान को किसी पत्थर में तो नहीं रखा, लेकिन उसने अपनी जान को उस बर्फीले जहर में छिपा दिया है जो धीरू भाई के शरीर में है। हिम राक्षस जानता था कि धीरू भाई लालची है और लालची आदमी की जान कोई नहीं बचाना चाहेगा। इसीलिए
हिम राक्षस ने अपनी जान को जहर बनाकर धीरू भाई के शरीर में डाल दिया है। तो हमें किसी तरह धीरू भाई को बचाना होगा। सही कह रहे हो भैया, हमें उस जहर को खत्म करना होगा और धीरू भाई को बचाना होगा। तभी उस हिम राक्षस की शैतानी शक्ति समाप्त होगा और वो मरेगा। मोहन, रामू और हरिया तेजी से गुफा से बाहर भागे। रास्ते में देखा सरदार प्रेम सिंह बुरी तरह घायल थे और हिम राक्षस उन पर आखिरी वार करने वाला था। अब तेरा वक्त गया, तुझे कोई नहीं बचा पाया प्रेम सिंह। अब तू ठंड का शिकार बनेगा। वहां पर अफरा तफरी मची हुई थी। मोहन ने भागते हुए धीरू भाई के जमते शरीर पर फटा हुआ कंबल डाल दिया। जैसे ही धीरू भाई के शरीर पर कंबल डाला गया, हिम राक्षस दर्द से चीख उठा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बर्फ की पहाड़ी टूट रही हो। उसकी शक्ति नष्ट होने लगी। तूने ये क्या किया गद्दार? ओए हिम राक्षस, तुझे क्या लगा कि लालची आदमी को कोई नहीं बचाएगा? तूने अपनी जान को जहर में छिपाया ताकि कोई दया ना दिखाए। पर सुन, ये सुंदर नगर है, यहाँ इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। हिम राक्षस की ताकत कम हो रही थी। उसके शरीर से ठंड का जहर भाप बनकर हवा में उड़ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बचाओ मुझे, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। दुष्ट कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तुम्हारे कारण हमारे सुंदर नगर के बच्चे, बूढ़े सब घर में दुबके हुए हैं। सुनो शैतान, तूने क्या सोचा था? तू अपना जहर फैला देगा और तेरी ठंड जीत जाएगी। हिम राक्षस का काला साया पिघलना शुरू हो गया। कुछ ही देर में हिम राक्षस जोरदार चीख मारकर वहीं जमीन पर गिर गया और कराहते हुए अपना दम तोड़ दिया। हिम राक्षस के खत्म होते ही सुंदर नगर से ठंड एक पल में भाग गई। सूरज पूरी तेजी से चमक उठा। बच्चे, बूढ़े सब अपने घरों से बाहर निकल गए। सुंदर नगर में उत्सव सा माहौल हो गया। देखा भैया, लालच का फल। धीरू भाई के लालच के कारण हमारा प्यारा सुंदर नगर खतरे में पड़ गया था। मुझे माफ कर दे मोहन, ऐसी गलती दोबारा मैं कभी भी नहीं करूंगा। धीरू भाई ने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी। सारे गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया और सब मिलकर एक साथ सुंदर नगर में हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें